Hello guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड के लेसन 10 द ट्रिब्यूट सेकंड। ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि या उपकार, इस कहानी का हम सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। हम 1 मिनट में पिछले पार्ट को रिकैप कर लेते हैं, पिछला वर्णन देख लेते हैं। इस कहानी में हमने देखा था कि एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें 3 भाई है, जिसमें सबसे छोटे भाई का नाम बबुली है और वो भुवनेश्वर में नौकरी करता है। एक दिन उसको उसके बड़े भाई की चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी पढ़ करके अपने आप में बड़ा शर्मिंदा होता है। वास्तव में चिट्ठी इसलिए लिखी गई थी कि उसके दोनों बड़ी भाभियों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था और उनकी जो भी चल अचल संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी, उसका बंटवारा होने वाला था जिसको 3 बराबर भागों में बांटा जाना था। इसलिए बाबुली को भी चिट्ठी लिखकर उसके बड़े भाई ने बुलाया था। बाबुली सैटरडे को 5 बजे अपने गांव की बस से, खटारा बस से पहुंचता है और उसके बड़े भाई उसको वहां पर रिसीव करते हैं और उसके बड़े भाई उसे सूटकेस लेकर के गांव की तरफ जा रहे हैं। यहां तक हमने पहले भाग में देखा था। सेकंड पार्ट में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। कहानी आगे बढ़ती है। लेखक बताता है कि हमारा जो गांव था वो बस स्टॉप से थोड़ा दूर था। मैं कुछ पीछे रह गया था। भाई साहब आगे सूटकेस लेकर चल रहे थे। वो रुके और उन्होंने वही पुराना प्रश्न किया, थक गए हो, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? मैं कुछ बोल नहीं सका। मेरे अंदर जो है मेरा अतीत, मेरा पास्ट जो है फैला जा रहा था। बचपन के दिन और ये दिन, समय मेरे लिए जम गया था, मानो समय रुक गया हो। मैं बदल गया हूं परंतु मेरे बड़े भाई नहीं बदले। समय उन्हें नहीं बदल सका। जैसे कि उन दिनों मैं जब भी मेरा बैग लेकर के आगे चलते थे, वो इसी तरह से मेरा सूटकेस लेकर आगे चल रहे थे और मुझे लगा मैं बहुत छोटा हूं। हिचकिताते हुए मैंने कहा, भाई साहब यह ब्रीफ केस मुझे दे दो, थोड़ी देर मैं भी इसे लेकर के चलूं। तो उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं आराम से इसका बोझ उठा लूंगा। ये भारी है और तुम सफर में थक गए होंगे। अब अपनी चाल जरा तेज करो, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, शाम के भोजन का समय भी हो गया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। हम घर पहुंचे। ये जैसा कि आपको चित्र में घर का दृश्य दिखाई दे रहा है, मान लें कि उनका घर था। लेखक बताता है कि हम घर पहुंचे, अंधेरा हो चुका था और तुलसी के पौधे के पास जो है संध्या के समय का दीपक लगाया गया था। उन दिनों से विपरीत एक भी मेरा भतीजा चिल्लाते हुए मेरी ओर नहीं आया, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अर्थात जब मैं पढ़ता था और जब मैं अपने घर जाता था हर सप्ताह, तो मेरे सारे भतीजे जो है चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए कहकर चिल्लाते हुए मेरे आसपास आ जाते थे। मेरी भाभी भी मेरे स्वागत के लिए रसोई घर से दौड़कर नहीं आई, जो कि पहले आती थी। सब कुछ शांत था। केवल मेरी माँ आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दूसरा भाई और उसकी पत्नी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरे घर में इधर असामान्य वातावरण था। एकदम मरघटी सन्नाटा छाया हुआ था, मानो घर अंतिम सांसें ले रहा हो, मानो घर ध्वस्त होने के लिए तैयार हो रहा हो। मैंने प्रत्येक के साथ सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर इतना अधिक असुविधाजनक सन्नाटा था कि मैं सामान्य नहीं हो सका। मेरा दूसरा भाई और उसकी पत्नी, वे लोग घर पर ही उपस्थित थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई, मेरे प्रति कोई संवेदना या सहानुभूति नहीं दिखाई। वे बंटवारे के लिए दृढ़ संकल्पित थे। मेरा बड़ा भाई बंटवारे के लिए अड़ गया था और उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा था। मैं उस रात सो नहीं सका और अगली सुबह बिना किसी घटना के, बिना कुछ किए हुए गुजर गई। दोपहर का समय आ गया। बंटवारे का निरीक्षण करने के लिए आंगन में 7-8 लोग इकट्ठा हो गए थे। हम तीनों भाई भी उपस्थित थे। मेरी माँ कहीं भी आसपास नहीं दिख रही थी। हम अंतिम बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कि मानो अपने गृहस्थी के शरीर के हम टुकड़े करने के लिए तैयार हों, जिसे हमारे माता पिता ने उनके शादी के दिन से लेकर के आज तक पोषित किया था, बनाया था, और फिर हम में से प्रत्येक एक एक टुकड़ा इधर उधर लेकर भाग जाने वाले थे। गृहस्थी के सारे जो सामान थे उनको आंगन में एक ढेर लगा दिया गया।
जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये 3 हिस्सों में सारा सामान बांट दिया गया है। जो भी चीज़ें थी, छोटी मामूली चीज़ें भी जो थी, वो सब यहाँ पर ला करके रख दी गई है। 3 हिस्सों में इसको विभाजित कर दिया गया है। तो सारा ढेर आंगन में लगा दिया गया, सबको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। घर की सभी छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ तक कि नारियल की खोपड़ी से बनी हुई ये जो चम्मच दिखाई दे रही है, ये भी यहाँ पर ला करके रख दी गई। और बांस के बने हुए ये छोटे छोटे टोकरे जिसमें पिताजी पान रखा करते थे, और ये धान कूटने की धनकी वगैरह, और ये एक पुराना रेडियो, यानी कि एक ये कुल्हाड़ी, ऐसी और जो छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां थी, वो भी सब ला करके 3 हिस्सों में यहाँ पर विभाजित कर दी गई, बांट दी गई। मैंने अपने बड़े भाई को खड़े हुए देखा। वो ढेर के पास खड़े हुए थे। कुछ देर रुके और उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी का पट्टा खोला और अन्य वस्तुओं के साथ उन्होंने उस घड़ी को भी उस ढेर में रख दिया। और शायद उनकी आंखों से एक आंसू टपक करके उनके गालों तक लुढ़क आया था। उन्होंने बहुत गहरी सांस ली और बड़े दुखी मन से वहां से कुछ देर के लिए चले गए। मैंने अक्सर उन्हें यह कहते सुना था कि पिताजी ने उनको यह घड़ी तब खरीद कर दी थी जब वो कक्षा 11वीं में पढ़ते थे। पर मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि एक बार एमए फाइनल में एक साक्षात्कार के लिए मुझे दिल्ली जाने के लिए उन्होंने मेरे लिए इस घड़ी को गिरवे रख दिया था। और मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मुझे 150 रुपये की रकम उस घड़ी को गिरवे रख कर भेजी थी। मैं नहीं जानता था कि ये कलाई घड़ी या रिस्ट वॉच उनको वापस मिलेगी या नहीं। उनकी इस घड़ी रखने का यह अर्थ है कि मानो समझ लो उन्होंने अतीत से सारे संबंध तोड़ लिए हों। मैं भी बड़ा दुखी था। मैं चुपचाप था। मेरी बड़ी भाभी पीछे बाड़े में बैठी हुई थी। मेरा दूसरा भाई अक्सर अपनी पत्नी के कानों में कुछ खुसर फुसर कर रहा था और वही वहां पर बंटवारे के समय में भाग लेने के लिए उपस्थित था। यह ऐसा लग रहा था मानो कोई कसाई अपने चाकू को तेज कर रहा हो जानवर के टुकड़े करने के लिए। बड़े भाई बिल्कुल शांत और मौन थे और पूर्ण सज्जन की भांति, एक जेंटलमैन की भांति, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल शांत भाव से वो इस सारी कार्यवाही को देख रहे थे। ठीक वैसे ही देख रहे थे जैसे उन्होंने अपने पुत्र के जनेऊ के कार्यक्रम में और मेरे विवाह के दिन उन्होंने इस तरह से शांति और गंभीरतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया था। वो उसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वही पूर्व निर्धारित स्थिति और गंभीर तरीके में खड़े हुए थे। मेरे दूसरे भाई से किसी चीज पर बात करते समय उनका वही शांत आवाज थी और कहीं पर भी अप्रसन्नता और कोई दुख का चिन्ह नहीं नजर आ रहा था। लेकिन मैं जानता हूं कि वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थे। मुझे याद है उस वर्ष की जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तब हमें बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा था। सर्दी का समय था और सर्दी अपने चरम पर थी। हमारे पास कंबलों की बहुत ही सीमित संख्या थी। ठंड इतनी अधिक थी कि जमा देने वाली थी। खासकर आधी रात के बाद कोई भी व्यक्ति एक कंबल से काम नहीं चला सकता था। इतनी भयानक काट खाने वाली, जमा देने वाली गर्मी थी। उस रात में गलियारे में सो रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं सुबह जागा तो मैंने अपने कंबल के साथ साथ अपने बड़े भाई का कंबल भी अपने ऊपर पड़ा पाया था। सुबह जल्दी ही बिना कंबल के वे खेतों में चले गए थे और यदि उनसे कोई पूछता तो उनका वही स्वाभाविक चिरपरिचित जवाब होता था। वो कहते थे कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी और या मुझे ठंड नहीं लगती है। अब मेरे पास पर्याप्त आमदनी है। मैं भुवनेश्वर में नौकरी करता हूँ। फिर भी मैंने अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदने का विचार अपने मन में नहीं लाया। मैंने कभी उन्हें कोई गर्म कपड़ा खरीद कर नहीं दिया। वे अपने उसी फटे पुराने कंबल से अब भी संतुष्ट थे और सुखी थे जो उन्होंने एक बार मुझे उड़ाया था। अन्य वस्तुओं के साथ वह कंबल भी मेरे सामने पड़े हुए थे। मैं दुख और आत्मग्लानि से भर गया था। मैं ठंड से और अपनी कृतज्ञता से कांप उठा था। बंटवारे की प्रक्रिया अंततः पूरी हो गई। जो कुछ भी दूसरे भाई ने मांगा, बड़े भाई ने मुस्कुराहट के साथ उसको दे दिया। मेरे दूसरे भाई ने मेरे हिस्से की जमीन को खरीदने के लिए मुझे प्रस्ताव दिया और उन्होंने इसकी कीमत 18,000 रुपये लगाई। शाम को मेरे बड़े भाई ने मुझे धान के खेत दिखाने के लिए अपने साथ ले गए। धान के खेत
जो है उसके बड़े भाई, जो ये बड़े भाई हैं, ये बाबुली है, ये उसको धान के खेत दिखा रहे हैं। तो बताता है लेखक कि मेरे बड़े भाई शाम को मुझे धान के खेत दिखाने के लिए अपने साथ ले गए। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। हम प्रथम खेत की सीमा पर मेड़ पर पहुंचे। मुझे हर जगह उनके चरण चिन्हों के, उनके पद चिन्हों, उनके हथेली, उनकी उंगलियों का निशान अनुभव हुआ। अर्थात इस खेत में केवल मेहनत उन्होंने ही की थी, ये मुझे अच्छी तरह एहसास हो रहा था। धान के खेतों पर मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें मानो मोतियों की तरह चमक रही थी। जिस प्रकार एक पिता किसी अजनबी को अपने परिवार से परिचय करवाता है, परिवार के सदस्यों से परिचय करवाता है, ठीक इसी तरह से वो मुझे खेत दिखा रहे थे। सुबह मुझे भुवनेश्वर रवाना होना था। मुझ में अपने बड़े भाई से मिलने की हिम्मत नहीं थी, उनका सामना करने का साहस मुझमें नहीं था। बस स्टॉप जाने से पहले मैंने कागज की एक स्लिप अपनी बड़ी भाभी, अपनी एल्डर सिस्टर इन लॉ के हाथों में थमा दी, जिसमें मेरे हिस्से के बारे में विवरण लिखा था, और स्लिप की जो खाली जगह बची थी उस स्थान पर यह लिखते हुए मैंने अपने बड़े भाई को देने के लिए कहा था और अपने घर से चुपचाप खिसक लिया। मैंने उस स्लिप के तो थोड़ा खाली हिस्सा बचा था, उसमें लिखा था, भाई साहब, मैं ज़मीन का क्या करूँगा? आप ही मेरी ज़मीन है, जहाँ से मैं जीवन में सब कुछ पाया है। मैं आपके अलावा और कुछ नहीं चाहता। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, लास्ट में नाम का लिख करके सिग्नेचर थे। इस तरह से अंत में बाबुली ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी परोपकारिता या अपनी श्रद्धांजलि ये उपहार दे करके प्रस्तुत की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी ये बताती है, हमको ये शिक्षा देती है कि हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे बड़े भाई बहन, जो छोटे बड़े कोई भी हो, जो हमारे लिए परित्याग करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हम इस लायक हो जाएं तो हम उनका ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन हमें उनकी यथायोग्य मदद करनी चाहिए और अपने घर परिवार, भाई बहनों, माता पिता पर ध्यान देना चाहिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।